आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 27 क्षेत्र उन्नत। उन्होंने मूल रूप से कल तक इंतजार करने और अपने ट्री हाउस की रक्षा को उन्नत करने के लिए शिकार करने और पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि उन्होंने कई प्लांट एसेंस पॉइंट्स को भी बचाया था। लेकिन उसे ऐसी अप्रत्याशित फसल की उम्मीद नहीं थी। शिकार करने के लिए बाहर गया और रास्ते में 3 लोगों को मार डाला। अब विक्रम के बैग में आपूर्ति 8 या 9 जीवित बचे लोगों की संयुक्त राशि के बराबर थी। अगर वह जाते समय इतनी कम चीजें नहीं लाता होता तो वह एक यात्रा में ये सब नहीं ले जा पाता। विशाल बरगद ट्री हाउस के नीचे खड़े होकर विक्रम ने प्लांट लाइफ सिस्टम खोला। गणना के एक छोटे से क्षण के बाद उन्होंने ट्री हाउस की रक्षात्मक संरचना को तुरंत मजबूत करने का फैसला किया। आयरन गुना 120, स्टोन गुना 200, लकड़ी गुना 100, संयंत्र सार आवश्यक 120। ट्री हाउस डिफेंस को अपग्रेड करें। जिस क्षण आदेश जारी किया गया, ट्री हाउस कोर से प्लांट एसेंस कन्फर्ट गए। विशाल बरगद के पेड़ के तने में एक फीकी सफेद रोशनी फैल गई। मोटी छाल धीरे धीरे बदलने लगी, गहरी और सख्त होती गई, जिससे पेड़ के चारों ओर एक प्राकृतिक कवच जैसी सतह बन गई। ट्री हाउस के नीचे की विशाल जड़ें कड़ी और विस्तारित हो गई, जिससे आसपास की पृथ्वी अधिक मजबूती से जकड़ गई। कई सहायक जड़ें भूमिगत गहराई तक फैली हुई हैं, जिससे पूरी संरचना की स्थिरता और भार वहन क्षमता मजबूत हुई है। यहाँ तक कि ऊपर की शाखाएं भी थोड़ी मोटी हो गईं, जिससे एक व्यापक सुरक्षात्मक छतरी बन गई, जिससे ट्री हाउस बाहरी हमलों के खिलाफ कहीं अधिक लचीला हो गया। पूरी संरचना अब एक साधारण जीवित पेड़ की तरह कम और भूमि से ही विकसित एक प्राकृतिक किले की तरह अधिक दिखती थी। इसके बाद विक्रम ने अपना ध्यान एक्वाहाट रूट के बगल में वाटर टॉवर की ओर लगाया। जड़ नेटवर्क पहले से ही 248 मीटर दूर पहाड़ी तालाब से जुड़ा हुआ था और भूमिगत बेल जैसी जड़ प्रणाली के माध्यम से साफ पानी बहता रहा। लेकिन भंडारण संरचना को अभी भी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी। यदि शत्रुओं का हमला होता है या भविष्य में कोई आपदा टावर को नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी पूरी जल प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। स्टील गुना 40, पत्थर गुना 120, पौधे के सार की आवश्यकता 80। जल मीनार की संरचना का उन्नयन करें। स्टेनलेस स्टील के टावर के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी। धातु की सतह पुनर्गठित और मोटी होने लगी, जिससे टैंक के चारों ओर प्रबलित परतें बन गईं। एक्वाहाट रूट से जुड़ी आधार संरचना काफी मजबूत हो गई, जिसमें पत्थर और स्टील के सहारे टावर को जमीन में मजबूती से जमा दिया गया। टावर के अंदर आंतरिक स्थान थोड़ा सा बढ़ गया। जल भंडारण क्षमता 200 लीटर से बढ़कर 400 लीटर हो गई, जबकि एक्वाहाट रूट से कनेक्शन स्थिर और सुरक्षित बना रहा। अब अगर तेज झटके भी लगे तो भी पानी का टावा आसानी से टूटेगा या चटकेगा नहीं, जिससे ट्री हाउस के लिए पानी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अंततः विक्रम अपने क्षेत्र के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार के लगभग 50 मीटर हिस्से को पहले से ही कांटेदार बेलों के समूह ने घेर रखा था, जो एक घनी प्राकृतिक बाधा के रूप में विकसित हो चुका था। घुमावदार लताएं एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गई, उनके मोटे कांटे पत्तियों के बीच छिपे हुए। दूर से बेलें साधारण हानिरहित पौधों की तरह दिखती थीं, चुपचाप जमीन पर फैल जाती थीं। लेकिन विक्रम जानता था कि जैसे ही कोई दुश्मन उन्हें पार करने की कोशिश करेगा, लताएं तुरंत जाग जाएंगी और घुसपैठिए को जीवित जंजीरों की तरह बांध देंगी। दिलचस्प बात यह है कि जब भी विक्रम खुद लताओं के बीच से गुजरता था, तो वे चुपचाप एक गेट की तरह अलग हो जाते थे, जिससे वह फिर से अपने पीछे बंद होने से पहले गुजर जाता था। हालांकि प्रवेश द्वार के शेष 50 मीटर में अभी भी सुरक्षा का अभाव है। वह अंतर अस्वीकार्य था। विक्रम ने तुरंत सिस्टम को फिर से खोल दिया। आयरन गुना 50, स्टोन गुना 100, पौधे का सार आवश्यक 60। लोहे की रक्षा दीवार का निर्माण करें। एक चमकदार सफेद रोशनी जमीन पर चमक उठी। लोहे की सिल्लियां हवा में तैरती थीं, पिघल जाती थीं और प्लांट एसेंस के प्रभाव में फिर से आकार दे रही थीं। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी से लगभग 3 मीटर ऊंची एक ठोस लोहे की दीवार उठ गई। ये दीवार प्रवेश द्वार के पूरे 50 मीटर के असुरक्षित हिस्से में फैली हुई थी। इसकी सतह चिकनी लेकिन मोटी थी, जिसे जमीन में गहराई से धंसे हुए पत्थर के आधार से मजबूती प्रदान की गई थी। 5 अब विक्रम के क्षेत्र का प्रवेश द्वार एक स्तरित रक्षात्मक रेखा के रूप में स्थापित हो गया था। एक भाग में जीवित कांटेदार बेल की अवरोधक संरचना थी, जो हानिरहित वनस्पति के रूप में चुपचाप छिपी हुई थी। दूसरा भाग लोहे की एक ठोस दीवार से बना था, जो ठंडी और अडिग थी। इन दोनों ने मिलकर प्रवेश द्वार को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया था। फिर वह एक्वाहाट रूट की ओर चल पड़ा। असल में उन्होंने इसे पहले ही अपग्रेड करने की योजना बना ली थी।
हालांकि अमित, तेज प्रताप और दुष्यंत के साथ अप्रत्याशित मुलाकातों के कारण मामला टल गया था। अब जबकि इलाके में बाकी सब कुछ स्थिर हो चुका था, विक्रम को आखिरकार इस पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया था। उसने सिस्टम पैनल खोला और वर्तमान स्थिति देखी। एक्वाहार्ट रूट नीला, प्रकारा संसाधन शुद्धिकरण संयंत्र, स्थिति स्तर 3, अपग्रेड करने योग्य हाथ स्तर 10 के बाद। प्रतिदिन पादप सार उत्पादन, जोड़ 20, स्तर बढ़ाने की आवश्यकता। निरंतर जल अवशोषण, नए जल स्रोतों को बांधना। प्लांट एसेंस इन्फ्यूजन पौधे का सार लागत, स्तर 1 स्तर 5, जोड़ 60 संयंत्र सार प्रति स्तर। स्तर 6 स्तर 10, जोड़ 120 प्रति स्तर प्लांट एसेंस। अपग्रेड की आवश्यकता। स्तर 10, 500 प्लांट एसेंस या किस्म। एक भूमिगत शुद्धिकरण संयंत्र जो भूमिगत जल नसों से जुड़ता है। वर्तमान कार्य, भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाता है, दूषित भूजल को शुद्ध करता है, प्रतिदिन 11 लीटर साफ पानी का उत्पादन करता है। पहाड़ी तालाब से जुड़ा रूट नेटवर्क 248 मीटर। भूमिका, दीर्घकालिक जल सुरक्षा संयंत्र। विक्रम ने संकोच नहीं किया। अपग्रेड करें। प्लांट एसेंस तुरंत उसके शरीर से एक्वाहार्ट रूट में प्रवाहित हो गया। उन्होंने 360 प्लांट एसेंस की खपत करते हुए इसे सीधे लेवल 3 से लेवल 7 में अपग्रेड किया। जैसे ही अपग्रेड पूरा हुआ, प्लांट के चारों ओर की जमीन थोड़ी कांपने लगी। मिट्टी के नीचे दबी मोटी नीली जड़ें तेजी से फैल गई। कई नई जड़ें नसों की तरह बाहर की ओर विभाजित हो जाती हैं, जो गहरे भूमिगत हो जाती हैं और पहाड़ी तालाब के साथ संबंध को मजबूत करती हैं। मुख्य जड़ काफी मोटी हो गई, लगभग मानव भुजा जितनी चौड़ी हो गई। जड़ नसों के माध्यम से बहने वाली फीकी नीली चमक उज्ज्वल और अधिक स्थिर हो गई, जो एक मजबूत शुद्धिकरण प्रक्रिया का संकेत देती है। वाटर टावर की ओर बहने वाला पानी भी स्थिर हो गया। साफ पानी की बूंदें लगातार संघनित होती थीं और जड़ों के साथ बहती थीं, जिससे टॉवर को खिलाने वाला एक स्थिर भूमिगत चैनल बनता था। सिस्टम पैनल अपडेट किया गया। एक्वाहार्ट रूट नीला, प्रकारा संसाधन शोधन संयंत्र, स्थिति स्तर 7, अपग्रेड करने योग्य हाथ स्तर 10 के बाद। दैनिक पौधा सार उत्पादन, जोड़ 30, स्तर बढ़ाने की आवश्यकता। निरंतर जल अवशोषण, नए जल स्रोतों को बांधना। प्लांट एसेंस इन्फ्यूजन, अपग्रेड की आवश्यकता। स्तर 10, 500 प्लांट एसेंस। वर्तमान कार्य, एक व्यापक सीमा के भीतर भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाता है। मजबूत शुद्धिकरण क्षमता, प्रतिदिन 20 लीटर स्वच्छ जल का उत्पादन करता है। जड़ जाल पहाड़ी तालाब 248 मीटर से मजबूती से जुड़ा हुआ है। भूमिगत जड़ों का फैलाव बढ़ा। भूमिका, अत्याधुनिक जल सुरक्षा एवं शुद्धिकरण संयंत्र। संतुष्ट होकर विक्रम ने सिर हिलाया। एक्वाहार्ट रूट के मजबूत होने से उनकी जल प्रणाली और भी अधिक विश्वसनीय हो गई थी। इसके बाद उनकी नज़र ट्री हाउस की छतरी की ओर उठी, जहां लाइटफ्लाई वाइन को एकीकृत किया गया था। उन्होंने पैनल का उद्घाटन किया। लाइटफ्लाई वाइन नीला, प्रकारा उपयोगिता प्रकाश संयंत्र, स्थिति स्तर 3, अपग्रेड करने योग्य हाथ स्तर 5 के बाद। दैनिक पादप सार उत्पादन, जोड़ 1-3, लेवल अप करने की आवश्यकता। ट्री हाउस क्षेत्र के भीतर रात्रिकालीन गतिविधियां, चंद्रमा की रोशनी और परिवेशीय ऊर्जा से ऊर्जा का अवशोषण। निरंतर संचालन समय, अपग्रेड की आवश्यकता। स्तर 5120 प्लांट एसेंस। विवरण, ट्री हाउस में एकीकृत एक जैव प्रकाशित पौधा। वर्तमान कार्य, नियंत्रित करने योग्य आंतरिक प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न करता है। इसे विचारों के माध्यम से मंद या उज्ज्वल किया जा सकता है। ईंधन की आवश्यकता नहीं है। भूमिका, आंतरिक प्रकाश व्यवस्था। क्योंकि लाइटफ्लाई वाइन लगाए जाने के बाद से हर रात काम कर रही थी, ये स्वाभाविक रूप से स्तर 3 तक बढ़ गई थी। विक्रम ने इसके विकास में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त प्लांट एसेंस इंजेक्ट किया। बेल तुरंत तेज चमकने लगी। पतले चमकदार टेंड्रिल ट्री हाउस शाखाओं में आगे फैल गए और लताओं के साथ चमकती फली के कई समूह बन गए। प्रत्येक फली ने एक हल्की नीली सफेद चमक उत्सर्जित की, जो दर्जनों छोटी तैरती जुगनुओं से मिलती जुलती थी। कुछ ही मिनटों में बेल ने स्तर 5 तक अपना विकास पूरा कर लिया। ट्री हाउस इंटीरियर तुरंत उज्ज्वल और अधिक समान रूप से रोशन हो गया, जबकि फीकी चमकती लताओं ने चंदवा के बाहर थोड़ा विस्तार भी किया। सिस्टम पैनल फिर से अपडेट किया गया। लाइटफ्लाई वाइन नीला, प्रकारा उपयोगिता रोशनी संयंत्र, स्थिति स्तर 5, अपग्रेड करने योग्य। हाँ, दैनिक पौधा सार उत्पादन, जोड़ 20। वर्तमान कार्य, ट्री हाउस की पूर्ण आंतरिक रोशनी, विचार के माध्यम से समायोज्य चमक। ट्री हाउस परिधि के चारों ओर बाहरी परिवेश प्रकाश व्यवस्था। कोई ईंधन की खपत नहीं।
भूमिका ट्री हाउस के लिए प्रकाश व्यवस्था और रात्रिकालीन सहायता प्रणाली। लाइट फ्लाई वाइन की कोमल रोशनी में इलाका शांत और अस्थिर प्रतीत हो रहा था। एक्वाहार्ट रूट से पानी लगातार बह रहा था, ट्री हाउस की छतरी से रोशनी झिलमिला रही थी और प्रवेश द्वार के चारों ओर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद विक्रम चुपचाप अपने क्षेत्र के केंद्र में खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। मजबूत बनाया गया ट्री हाउस किला, सुदृढ़ किया गया जल मीनार और दोहरी परत वाली प्रवेश द्वार सुरक्षा, इन सब ने मिलकर उसके क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया था। फिर उसने सोचा कि अमित के घर से लिए गए टेरिटरी कोर का क्या किया जाए। विक्रम ने सबसे पहले एक टेरिटरी कोर को बाहर निकाला और सावधानीपूर्वक उसे ट्री हाउस कोर के करीब लाया। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, ट्री हाउस कोर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कोर के चारों ओर फैली हल्की बैंगनी चमक तेज हो गई और सिस्टम पैनल अचानक अद्यतन जानकारी के साथ प्रकट हो गया। ट्री हाउस कोर गोल्ड प्रकार क्षेत्रीय प्राधिकरण कोर स्थिति स्थिर स्तर 1 अपग्रेड करने योग्य हाँ लेवल अप करने की आवश्यकता। क्षेत्रीय कोर गुना 1 अपग्रेड की आवश्यकता। ट्री हाउस कोर लेवल 10 500 प्लांट एसेंस। ट्री हाउस अपग्रेड आवश्यक है। विवरण अज्ञात कारणों से मूल टेरिटरी कोर एक ट्री हाउस कोर में परिवर्तित हो गया। यह क्षेत्र का विकसित प्राधिकार केंद्र है जो क्षेत्र के लाभों, पौधों के बंधन, संरचनात्मक स्थिरता और प्रणाली एकीकरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र बफर प्रभावी रेंज 4x4x4। क्षेत्र के भीतर प्राणियों की सहन शक्ति में 15% की वृद्धि। ट्री हाउस की मजबूती जोड़ 15%। दैनिक रखरखाव की आवश्यकता -50 प्लांट एसेंस। चेतावनी रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति में विफलता अस्थिरता का कारण बन सकती है। गंभीर स्थिरता के कारण भूस्खलन और अस्तित्व का गायब होना संभव है। भूमिका केंद्रीय प्राधिकरण संरचना जो क्षेत्र का संचालन करती है और सभी संबद्ध संयंत्रों और प्रणालियों की स्थिरता बनाए रखती है। सिस्टम की पुष्टि होते ही विक्रम ने तुरंत टेरिटरी कोर को ट्री हाउस कोर में विलय कर दिया। बैंगनी प्रकाश की एक किरण बाहर की ओर फैल गई। ट्री हाउस कोर तुरंत ही एक नए स्तर पर पहुंच गया। पैनल को अपडेट किया गया। समग्र ढांचा वही रहा, लेकिन कई प्रमुख मूल्यों में बदलाव आया। ट्री हाउस कोर गोल्ड प्रकार क्षेत्रीय प्राधिकरण कोर स्थिति स्थिर लेवल 2 अपग्रेड करने योग्य हाँ लेवल अप करने की आवश्यकता। क्षेत्रीय कोर गुना 2। क्षेत्र बफर प्रभावी रेंज 4x5x4। क्षेत्र के भीतर प्राणियों की सहन शक्ति में 20% की वृद्धि। क्षेत्र के भीतर भवन की मजबूती में जोड़ 20% की वृद्धि। पहले ड्यूरेबिलिटी बफ का असर केवल ट्री हाउस पर ही पड़ता था। अब यह बफ टेरिटरी रेंज के भीतर सभी इमारतों पर लागू हो गया। विक्रम ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत 2 और टेरिटरी कोर का इस्तेमाल किया। ट्री हाउस कोर ने उन्हें फिर से सोख लिया। बरगद के पेड़ के तने से एक गहरा बैंगनी प्रकाश चमक उठा। कोर लेवल 3 तक पहुंच गया। उसके बाद विक्रम ने अपग्रेड करना जारी रखा। उसने ट्री हाउस कोर को लेवल 4 तक पहुंचाने के लिए 4 टेरिटरी कोर का इस्तेमाल किया। जब उसने अगली आवश्यकता की जांच की तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। अगला आवश्यक अपग्रेड टेरिटरी कोर 8 घातीय वृद्धि। बिल्कुल, फिर भी सुधार पहले से ही स्पष्ट थे। विक्रम ने मौजूदा बदलावों की जांच करने के लिए अपडेटेड सिस्टम पैनल खोला। ट्री हाउस कोर गोल्ड प्रकार क्षेत्रीय प्राधिकरण कोर स्थिति स्थिर स्तर 4 अपग्रेड करने योग्य हाँ अगले स्तर की आवश्यकता। क्षेत्रीय कोर 8 अपग्रेड की आवश्यकता। ट्री हाउस कोर लेवल 10 500 प्लांट एसेंस। ट्री हाउस अपग्रेड आवश्यक है। क्षेत्र विस्तार रेंज 11x12x11। क्षेत्र के भीतर प्राणियों की सहन शक्ति में 30% की वृद्धि। क्षेत्र के भीतर भवन की मजबूती में 30% की वृद्धि। दैनिक रखरखाव की आवश्यकता -50 प्लांट एसेंस। नया फंक्शन अनलॉक किया गया। बहु व्यक्ति आश्रय गोदाम। आपके ट्री हाउस कोर ने एक साझा शेल्टर वेयरहाउस तक पहुंच प्रदान की है। ये गोदाम सर्वाइवल प्लेटफॉर्म के बैकपैक की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी क्षमता और पहुंच कहीं अधिक है। विशेषताएं सभी अधिकृत शेल्टर सदस्यों के लिए साझा भंडारण स्थान। व्यक्तिगत बैकपैक से स्वतंत्र रूप से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण। ट्री हाउस कोर प्राधिकरण द्वारा संरक्षित सुरक्षित भंडारण। क्षेत्र सीमा के भीतर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। भूमिका केंद्रीय प्राधिकरण प्रणाली क्षेत्र स्थिरता, संयंत्र बाध्यकारी, भवन स्थायित्व और साझा भंडारण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करती है। पैनल को देखकर विक्रम की आंखें थोड़ी चमक उठी। एक क्षेत्र गोदाम। अब तक उनका व्यक्तिगत बैकपैक स्थान हमेशा एक बड़ी सीमा रहा है,
लेकिन इस नए फंक्शन के साथ ट्री हाउस कोर ने प्रभावी रूप से पूरे आश्रय के लिए एक विशाल भंडारण प्रणाली बनाई थी। अब तक वह कई चीजों के लिए नए बने गोदाम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह वहां महत्वपूर्ण सामान नहीं रख पाता था। लेकिन अब वह यहां जरूरी चीजें रख सकता है। ट्री हाउस कोर के साथ आए गोदाम को खोलते हुए यह अभी भी बैकपैक की तरह ही एक सरल हल्के नीले रंग का इंटरफेस था, जिसमें कुल 50 स्लॉट थे। ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं अपनी सारी आपूर्ति डाल दूं तो ये तुरंत भर जाएगा। उसने अपनी मूल आपूर्ति पर नजर डाली। एपिसोड 28 नया आश्रय और ठंडा समाधान। बनाना। मूल आपूर्ति पहले से ही हर जगह ढेर हो गई थी, जो सभी विक्रम के मेहनती शिकार का परिणाम थे। आज के अप्रत्याशित लाभ के साथ जब एक साथ ढेर किया जाता है तो वे एक छोटा पहाड़ बना सकते हैं। ये सामग्रियां जैसे कपास, रबर और स्टील अत्यावश्यक नहीं है। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे खराब नहीं होंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता भोजन को भंडारण में रखना है। आयोजन करते समय उन्होंने पाया कि सबसे नीचे के भोजन में पहले से ही फफूंदी लगनी शुरू हो गई थी और इसे केवल दर्द से ही त्याग दिया जा सकता था। 2. कितनी आसानी से शिकार करने के बावजूद इतना मांस फेंकने से अभी भी उसे गहरी चोट लगी है। सर्वनाश में आपूर्ति जमा करने में विफल रहना निश्चित रूप से असामान्य था। आखिर हाथ में भोजन लेकर दिल स्थिर रहता था। प्राकृतिक आपदा के अभी भी 2 दिन बाकी थे, जिसमें आज भी शामिल है। कौन जानता था कि यह अत्यधिक ठंड आपदा उसे कब तक बाहर जाने से रोकेगी। इसके बाद पत्थर और लकड़ी की बड़ी मात्रा आती है। ये बहुत अधिक जगह घेरते हैं, इसलिए इन्हें भी गोदाम में ले जाना चाहिए। वैसे भी ये केवल एक ही भंडारण स्थान घेरते हैं। अंत में चिकित्सा सामग्री। हालांकि इनकी शेल्फ लाइफ भोजन जितनी कम नहीं होती, लेकिन इनमें से अधिकांश केवल 6 महीने से 1 साल तक ही चलती हैं, इसलिए इन्हें भी उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार आयोजन का काम पूरा हो गया। अगला। अपनी रोजाना की प्लांट एसेंस से होने वाली आय को देखते हुए विक्रम गंभीरता से हिसाब लगाने लगा। क्योंकि उसने पहले ही 10 कांटेदार बेलें लगा दी थी, इसलिए उसे उनसे 100 पादप सार प्राप्त होगा। 20 नुकीली बेलों से उसे अतिरिक्त 60 पादप सार प्राप्त होगा। गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट दोनों लेवल 2 पर पहुंच चुके थे और अब प्रत्येक प्रतिदिन 15 प्लांट एसेंस उत्पन्न करेगा। हीलर स्प्राउट अभी भी लेवल 1 पर था, जो प्रतिदिन 12 प्लांट एसेंस का उत्पादन करता था। लेवल -5 लाइटफ्लाई वाइन प्रतिदिन 20 प्लांट एसेंस उत्पन्न करती है, जबकि एक्वाहार्ट रूट 30 प्लांट एसेंस उत्पन्न करती है। सब कुछ सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी कुल दैनिक प्लांट एसेंस आय 250 पॉइंट्स के करीब पहुंच रही थी। फिर भी प्रतिदिन 500 अंकों का स्थिर उत्पादन हासिल करने में समय लगेगा। तब तक ट्री हाउस को अपग्रेड करना असंभव रहेगा। विक्रम ने बेचैनी से अपना सिर खुजाया। वह सचमुच अपने घर को अपग्रेड करने के लिए और इंतजार नहीं करना चाहता था। हालांकि फिलहाल उनके पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। वह अब भी अपने क्षेत्र का पूर्ण विकास करना चाहता था। ट्री हाउस के अंदर अभी भी रसोई के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और विक्रम स्वयं भी वहां रसोई बनाना नहीं चाहता था। इसके बजाय उन्होंने ट्री हाउस के चारों ओर रसोई, बाथरूम, शॉवर रूम और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं बनाने का फैसला किया। चूंकि वेस्टलैंड सिस्टम इस तरह के निर्माण की अनुमति देता था, इसलिए उसने तुरंत नए प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ट्री हाउस के ठीक बगल में उसने एक छोटा सा 3 बेडरूम वाला आश्रय बनाया। उसके अंदर उसने एक व्यवस्थित रसोईघर, बाथरूम और शौचालय बनाया। उन्होंने गार्जियन स्प्राउट, वॉरियर स्प्राउट और हीलर स्प्राउट के लिए एक छोटा सा विश्राम गृह भी बनाया। ये देखकर उसका चिकन पिंकू भी भटक गया, जिससे उसे उसके लिए भी एक अलग घोंसला बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ट्री हाउस कोर और प्लांट एसेंस की एक छोटी मात्रा का उपयोग करते हुए उन्होंने नवनिर्मित आश्रय के अंदर एक कार्यशील जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित की। पास के चमकते चांदी के पानी के टॉवर से साफ पानी जल्द ही आश्रय के कमरों में बहने लगा। सब कुछ खत्म करने के बाद विक्रम ने चुपचाप अपना मन बना लिया। अगर कभी बाहरी लोग यहां आते तो वह केवल इस साधारण आश्रय के अंदर ही रहता और काम करता। ट्री हाउस उसका छिपा हुआ अभयारण्य बना रहेगा, एक रहस्य जिसे वह कभी भी आसानी से प्रकट नहीं करेगा। शेल्टर के भोजन और जल स्रोतों का अब ध्यान रखा गया था। अब शौचालयों और स्नानघरों को सुसज्जित करने की तत्काल आवश्यकता थी। खुदाई किए गए शौचालय और बाथरूम अभी भी खाली गोले थे, अंदर कुछ भी नहीं था। सिस्टम की योजना के अनुसार अभी भी प्रबलित कंक्रीट की वस्तुएं और साथ ही कुछ लोहे या प्लास्टिक के जल निकासी पाइप गायब थे। बाकी लोगों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह पर्याप्त मात्रा में पादप सार एकत्रित नहीं कर लेता।
उसके पास फिलहाल प्लांट एसेंस नहीं था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि इसमें कुछ और दिन लगेंगे। इसके अलावा आश्रय स्थल के लिए प्रकाश व्यवस्था का मुद्दा भी एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि यह ट्री हाउस नहीं था, इसलिए लाइट फ्लाई वाइन यहां काम नहीं कर रही थी। सामान्यतः उस छोटे से घर में रोशनी के लिए केवल अलाव का ही सहारा लिया जाता था। दिन के समय दरवाजा खुला रहने पर दरवाजे के पास का क्षेत्र ठीक ठाक रहता था, लेकिन रात में वहां कुछ भी देखना लगभग असंभव था। अपने लेटेक्स के बिस्तर पर लेटे हुए विक्रम ने कुशलतापूर्वक चैट चैनल खोला। उसकी नजरों के सामने शेल्टर की भर्ती से संबंधित 2 विज्ञापन थे। ब्लैक बेयर शेल्टर में भर्ती चल रही है। हमारे शेल्टर का छोटा घर पहले ही फाइन स्टोन स्तर तक पहुंच चुका है। सभी भाई बहन इसमें शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। फाइन स्टोन स्तर के बारे में इतना अच्छा क्या है? हर किसी के पास पहले से ही एक फाइन स्टोन हाउस है। राहुल सोनीवाल आईडी के साथ एक सर्वाइवर का मजाक उड़ाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी खुद की शेल्टर की भर्ती जानकारी पोस्ट की। ऊपर वाले व्यक्ति की बात मत सुनो। हमारा हंग्री वुल्फ शेल्टर पहले से ही एक आयरन हट है। जो कोई भी शामिल होने के लिए टेरिटरी को ला सकता है, मुझे निजी संदेश भेजें। लोहे की झोपड़ी। शब्दों का कोई मतलब नहीं, हमें सबूत दिखाओ। इस बिंदु पर ब्लैक बियर शेल्टर के भर्ती अधिकारी, जिन्हें अभी अभी फटकार लगाई गई थी, जवाब देने के लिए बाहर कूद पड़े। हम्फ, एक कुएं में एक मेढक। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हर कोई आपकी तरह बेकार है? चित्र। फोटो में एक सिल्वर ग्रे छोटा घर दिखाई दिया, जो घने जंगल से घिरा हुआ है। ब्लैक बियर शेल्टर के सदस्य छवि देखने के बाद चुप हो गए और चुपचाप पीछे हट गए। इसके बाद बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स ने हंग्री वुल्फ शेल्टर में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए संदेश भेजना शुरू कर दिया। मैं शामिल होने के लिए तैयार हूं। मैं भी। तुम सब यहां से चले जाओ। राहुल भाई, मुझे अपने आश्रय में आने दो। मैं इसके विकास के लिए लोहे के 20 टुकड़े उपलब्ध करा सकता हूं। अरे छोटे बदमाश, लोहे की क्या कीमत है? मैं एक शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाला फल आश्रय में ला सकता हूं। क्या तुम ला सकते हो? अगर नहीं तो चुप रहो। दोनों बचे हुए लोग आपस में तीखी बहस कर रहे थे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी हंग्री वुल्फ शेल्टर के राहुल ने हंसते हुए एक और संदेश भेजा। हा, आप दोनों को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों ने बहुत ईमानदारी दिखाई है। आप दोनों मेरे आश्रय में क्यों नहीं शामिल हो जाते ताकि हम साथ मिलकर काम कर सकें? उन्हें यह नहीं पता था कि राहुल अपनी तरफ से हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। तस्वीर वाकई असली थी और वह झोपड़ी उसी की थी। हालांकि लोहे की पूरी झोपड़ी होने का उसका दावा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, वास्तव में ढांचे के केवल 2 हिस्से ही लोहे से मजबूत किए गए थे। इसे पूरी तरह से तैयार लोहे की झोपड़ी में बदलने के लिए 50 लोहे के टुकड़ों की आवश्यकता थी, और उसके पास इतनी जल्दी इतनी मात्रा में लोहे को इकट्ठा करने की क्षमता नहीं थी। उसने विकास कार्यों में सहयोग करने के लिए कुछ बचे हुए लोगों को लुभाने के लिए ही वह तस्वीर दिखाई थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि धोखे के जरिए इतने सारे संसाधन आकर्षित हो जाएंगे। अपने निजी संदेशों में 2 बचे हुए लोगों ने पहले ही उन्हें संसाधनों के वितरण के संबंध में विभिन्न सहयोग योजनाएं और प्रस्ताव भेजे थे। हम, कितनी भोली हो तुम। एक बार मेरे आश्रय में प्रवेश करने के बाद तुम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाओगी। कुछ बुदबुदाने के बाद राहुल ने चैट चैनल बंद कर दिया। अब तक अधिकांश बचे हुए लोगों को जीवित रहने के लिए साथी मिल चुके थे। बचे हुए अकेले लोगों के लिए, जो अभी भी गठबंधन बनाना चाहते थे, ये 2 दिन संभवतः 6 सप्ताह की भीषण ठंड की आपदा आने से पहले उनका अंतिम अवसर थे। 6 सप्ताह तक भीषण ठंड। विक्रम को लगा कि यह प्राकृतिक आपदा कुछ ज्यादा ही अचानक आ गई है। अगर सचमुच पूरे 6 हफ्तों तक बाहर निकलना नामुमकिन हो जाए, तो किसी के लिए भी जीवित रहना बेहद मुश्किल होगा। हो सकता है कि भीषण ठंड की इस आपदा से कुछ अप्रत्याशित बदलाव आए। रात शांतिपूर्वक और बिना किसी घटना के गुजरी। 18 दिसंबर। तापमान 0-15 डिग्री सेल्सियस। ये किस तरह का अजीब तापमान अंतर है? अपने गर्म लेटेक्स बिस्तर पर लेटे हुए विक्रम की आंखें तापमान डिस्प्ले को देखकर विस्मय से चौड़ी हो गई। सुबह की सुस्ती दूर होने के बाद उसे याद आया कि भीषण ठंड आने से पहले यह आखिरी दिन था। हल्की सी कपकपी के साथ वह बिस्तर से उठा। कमरे का तापमान इस समय लगभग 10 डिग्री था। सौभाग्यवश उसके ट्री हाउस में सुरक्षात्मक उपाय अभी भी बरकरार थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अन्य बचे हुए लोगों के आश्रयों की क्या हालत थी। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे कुछ उपयोगी चीज ढूंढनी होगी, शायद हीटर या किसी तरह का गर्म करने वाला उपकरण। अन्यथा जब भीषण ठंड शुरू होगी तो ये कंबल अकेले पर्याप्त नहीं होंगे।
उसने वह मोटा सूती सर्दियों का कोट निकाला जिसे वह पहले गद्दे के रूप में इस्तेमाल करता था, उसे पहना और धीरे धीरे ट्री हाउस से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अनियंत्रित रूप से उसकी ओर बढ़ा। तेज हवा उसके शरीर से सीटी बजाते हुए गुजरी, जिससे एक तीखी, चुभने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। विक्रम ने अनुमान लगाया कि बाहर का तापमान 7 डिग्री से नीचे था। सहज ही उसने अपने कोट को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। रातों रात बाहरी दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव आ गया प्रतीत हुआ। कल की तेज धूप की जगह अब उदासी और उमस भरे अंधेरे ने ले ली थी। हवा में नमी और ठंडक भरी हुई थी। पहाड़ों और जंगलों में तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे धूल उड़ रही थी और गिरे हुए पत्ते इधर उधर बिखर रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मानो वे धरती को कुचलने ही वाले हों। पूरी दुनिया दम घोंटने वाले अंधेरे में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। सूरज की रोशनी घने भूरे बादलों की परत को भेद नहीं पा रही थी, जिससे आसपास का नजारा अपनी पहले वाली जीवंतता खो बैठा था। तेज हवाओं के बावजूद पहाड़ी जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की डालियां जोर से हिल रही थीं, जिससे लगातार सरसराहट की आवाज आ रही थी, और बीच बीच में सूखी डालियों के टूटने की चटकने की आवाज जंगल में गूंज रही थी। वनस्पतियों पर पाले की एक पतली परत जमी हुई थी। हल्के से दबाने पर उसमें से हल्की सी कुरकुरी आवाज आती थी। विक्रम द्वारा छोड़ी गई प्रत्येक सांस से हवा में एक हल्की सफेद बूंद बनती थी, जो जल्दी ही ठंडी हवा में घुल जाती थी। अपने पास मौजूद लोहे के आखिरी 3 टुकड़ों को निकालकर विक्रम ने एक साधारण फावड़ा बनाया और कड़ाके की ठंड के बावजूद इधर उधर घूमने लगा। वह नज़ारों की प्रशंसा नहीं कर रहा था, एक ऐसे दृष्टिकोण से जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे। विक्रम चुपचाप सिस्टम के साथ संवाद कर रहा था। वह सिस्टम स्टोव में खोजबीन कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे कुछ ऐसा मिल सकता है जो ट्री हाउस के अंदर की बर्फीली रातों को सहन करने में उसकी मदद कर सके। दिन के समय चलने फिरने और मोटे कपड़े पहनने से ठंड को सहन किया जा सकता था, लेकिन रात होते ही और शरीर नींद में आराम करने लगता तो धीरे धीरे बढ़ती ठंड कहीं अधिक खतरनाक हो जाती। कुछ देर तक देखने के बाद उसकी नज़र अचानक ठहर गई। जल्द ही उसे ठीक वही मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। पैनल पर एक पौधे का हल्का नीला आइकन धीरे से चमक रहा था। वार्महार्ट एम्बर मॉस नीला, प्रकार तापीय सहायता संयंत्र, स्थिति बीज रूप में, विकास का समय है 1 घंटा, दैनिक पादप सार उत्पादन जोड़ 5, खरीद की आवश्यकता पादप सार गुना 300। विवरण: एक दुर्लभ प्रकार की ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली काइट जिसे ट्री हाउस जैसी बड़ी पौधों की संरचनाओं पर सीधे लगाया जा सकता है। परिपक्व होने के बाद ये छाल के नीचे पतले शिराओं जैसे धागे फैलाता है और धीरे धीरे आंतरिक स्थान में कोमल स्थिर गर्मी छोड़ता है। प्रभाव: ट्री हाउस के आंतरिक तापमान को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है, रहने वाले कमरों के अंदर ठंड से होने वाले नुकसान और पाले के जमने को कम करता है। ये सोने और लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त एक आरामदायक वातावरण बनाता है। मूल्यांकन: सर्दी में आवारा कुत्ते की तरह जमने से बचाने के लिए यह मुश्किल से ही काफी है, फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर है। विक्रम काफी देर तक कीमत को घूरता रहा। 300 पौधों का अर्क कोई छोटी मात्रा नहीं थी, खासकर जब भीषण ठंड की आपदा शुरू होने वाली थी। हालांकि गर्माहट ही जीवन रक्षा का एकमात्र साधन थी। अपने पास बची हुई पौध की मात्रा और आज की दैनिक आय की गणना करने के बाद उसने अंततः दांत पीसकर खरीदारी का बटन दबा दिया।